प्रश्न 1, भारत के निम्नलिखित में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर है? वृहद मतलब ऐसे वन जिसका सबसे अधिक भारत में विस्तार है, वो कौन से हैं? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इसमें जो उत्तर है वो है सी का, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों की विशेषता क्या है कि यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो यदि आप शिवालिक देख लें, ये शिवालिक हिमालय वाले शिवालिक के, ये भाबर और तराई के प्रदेश में। फिर ये दक्षिण भारत का यदि हम ले लें पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका आदि में पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ कौन कौन से जो पेड़ पाए जाते हैं उसमें है साल, सागवान, शीशम, इसके अलावा चंदन, आंवला, शहतूत, महुआ, बेत आदि भी वृक्ष इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कहां पर एक संरक्षित कंजर्वेटिव कच्छ वनस्पति क्षेत्र, कच्छ मतलब जहां नमकीन पानी समुद्री जल पाता है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी गोवा और डी चंद्रताल। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी गोवा, जहां पे संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम में। ये किस जगह स्थापित है ये आपको बताना है। इसका उत्तर है ए, नई दिल्ली में। फिर 5 जून 1980 को इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार और आदि कार्यक्रम कराता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 महीने से अधिक के कई कोर्स चलते हैं, जिसमें आप सर्टिफिकेट इन इकोलॉजी, सर्टिफिकेट इन एनवायरनमेंट, इवन सर्टिफिकेट बाय साइबर क्राइम, कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट इन एनवायरनमेंट लॉ आदि के सब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना 5 जून 1980 को नई दिल्ली में की गई थी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्व कौन सी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ए जूनिपर, बी महोगनी, सी सिल्वर फर, डी सप्रूस। इसका जो उत्तर है वो है बी महोगनी। महोगनी कैसे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के हैं। और जो हिमालय का लिखा है, तो हिमालय में यदि आप इस तरह देखें तो हिमालय में यदि ये पूर्वी हिमालय का भाग है और ये पश्चिमी हिमालय का भाग है, तो क्या है, पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय में जाने में वर्षा की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि 900 मीटर की ऊंचाई तक जो वनस्पतियों में विविधता दिख पड़ती है, वहाँ तापमान की अपेक्षा वर्षा पर अधिक निर्भर होती है। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय की जो सदाबहार वनस्पति है वो क्या होती है, जैसे जैसे हम पश्चिमी हिमालय की तरफ आते हैं वो अर्ध सदाबहार वनस्पति, अर्ध पर्णपाती वनस्पति और कटीले वनस्पति और सवाना वनस्पति में आदि में बदलते जाते हैं। और ये जो जूनिपर, सिल्वर फर और सप्रूस वन है, ये करीब हिमालय में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न, 2021 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। यदि यहाँ देखा जाए तो मेघालय में कितना प्रतिशत वन है? 76% क्षेत्र वन से है। मणिपुर में 74% के करीब है। नागालैंड में 73% के करीब है और मिजोरम में 84% के करीब, 84.53% के करीब वन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी मिजोरम। लेकिन ये तो क्या है, प्रतिशत के आधार पे। लेकिन यदि आप एरिया के आधार पे देखें कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वनों का कवर है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया में? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है
और फिर उड़ीसा आता है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ये परसेंटेज में है और ये एरिया में है। प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जो वनों का विस्तार है, वो मिजोरम में। यदि क्रम से लगाने को आ जाए कि इसको क्रम से लगाइए, तो कैसे क्रम से लगेगा? तो सबसे पहले डी लगेगा मिजोरम, फिर कौन सा भाग है, फिर है आपका मेघालय ए है, फिर मणिपुर बी और सी नागालैंड। इस क्रम में आप इसको लगा सकते हैं, डी ए बी सी, यदि घटते क्रम में प्रतिशत लगाने को आए। लेकिन यदि सीधा प्रश्न आए कि किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र से घिरा है, तो आपको कौन सा लगाना है, डी मिजोरम में। यदि एरिया वाइज आएगा तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पहले और दूसरे नंबर पर है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। जो इसका उत्तर है वो डी कर्नाटका का है। कर्नाटका करीब भारत के कुल 30% कॉफी का उत्पादन करता है। उसके बाद केरल का आता है 21% और उसके बाद तमिलनाडु का आता है 5% भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जहां विश्व का 7.5% कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में जो कॉफी होती है वो मुख्यतः दक्षिण में होती है, दक्षिण, क्योंकि कर्नाटका है दक्षिण में। और जो मुख्यतः जहाँ सबसे पहले इसके उत्पादन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, बाबा बुदान की पहाड़ियों पे हुई थी। और इसके अलावा नीलगिरी करना में भी काफ़ी उत्पादन हो जाता है। कॉफ़ी की 2 किस्में हैं, अरेबिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अरेबिका और रोबोस्टा। ये कॉफ़ी की 2 किस्में हैं और भारत में जो सबसे अधिक कॉफ़ी होती है रोबोस्टा किस्म की होती है। 7, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभिष्ट आइडल होगी। तो भाई 200 सेंटीमीटर से यदि हम भारत के मानचित्र को बना ले तो कहाँ होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे। तो यहाँ पे ए जूट, बी कपास, सी चाय और डी मक्का। तो देखिए जूट को भी पानी की बहुत अधिक होती है। यदि हम पश्चिम बंगाल ले लें तो यहाँ भी 200 सेंटीमीटर, डेल्टाई प्रदेशों में काफ़ी पानी रहता है, लेकिन वर्षा 200 सेंटीमीटर नहीं होती। तो भारत में आइडियल स्थिति कहाँ बन रही है, 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी चाय सबसे अधिक होगी। ये एक्चुअली चीनी मूल का पौधा है, चीनी मूल का पौधा जो चाइना का है, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था। और ये एक प्रकार की रोपण और बागवानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण जलवायु में होता है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु प्रदेशों में होता है। और यहाँ पे तापमान जो करीब है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए और जो वर्षा की मात्रा है वो करीब 150 से 250 सेंटीमीटर के करीब वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में यदि देखा जाए तो चाय के बहुत बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन भारत में इसकी खपत भी अधिक है। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से? ए डॉक्टर स्वामीनाथन, बी डॉक्टर कुरियन, सी डॉक्टर सुब्रमण्यम और डी अब्दुल कलाम आजाद। तो भारत में यदि इसका देखा जाए तो ये हरित क्रांति का संबंध किससे? ए डॉक्टर स्वामीनाथन से। लेकिन विश्व में यदि आप देखा जाए तो किसने हरित क्रांति की स्टार्टिंग की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, हरित क्रांति की स्टार्टिंग की थी। और हरित क्रांति से भारत में जिस फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ वो है गेहूं। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी जानते हैं आप लोग? 1966-67 के बीच में इसकी शुरुआत भारत में की गई। 9, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति समुच्च मतलब उच्च सबसे अच्छी? मध्यम ताप मध्यम वर्षा, बी उच्च ताप भारी वर्षा, सी उच्च ताप मध्यम वर्षा, डी निम्न ताप निम्न वर्षा। तो इसका देखिए ये गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी मतलब शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में तापमान तो अधिक नहीं होता और वर्षा भी अधिक नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए मध्य ताप और मध्यम वर्षा। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 15, 16, 18, 20। तो पहले तो जान लीजिए कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र होते क्या है। ये देखिए कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं।
इसमें खेती से होने वाली पर्यावरण हानि, चाहे वो प्रदूषण हो, वनों या वन्य जीवों की क्षति हो, अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने वाले उपाय विकसित करने पर बल दिया जाता है। मतलब कृषि क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की हानि होती है उसको कैसे ठीक किया जाए उसको बल दिया जाता है। और यदि देखा जाए तो भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 6.3% भाग में ये है। और ये जो भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, करीब 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? किबुथु, यह लोग हम जानते हैं पूर्व में स्थित है। इंदिरा कॉल मैंने पढ़ाया बताया है कई बार, ये उत्तर में स्थित है। और सर क्रीक कहाँ है? ये गुजरात में है ना, तो ये भी पश्चिम में है। तो इसका उत्तर क्या होगा? C3 इंदिरा पॉइंट। इस मानचित्र को देखिए, ये कौन सा है? ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की ये दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि 2004 के सुनामी में डूब गया है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। पास स्थित है उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। तो ये देखिए क्या लिखा है, डेक्कन पास लिखा है। और ये कौन सा है? ये लिटिल अंडमान हो और ये साउथ अंडमान है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच ये अवस्थित है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ये था सी वाला उत्तर इसका बिल्कुल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाएं। दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। आइए इसको हल करते हैं। पहले एक इस तरह का ब्लॉक बना लेते हैं, बहुत आसान होता है। सबसे पहले कौन सा है भाग है? सबसे पहले है नॉर्थ अंडमान, फिर बीच के भाग को हम मिडल अंडमान कहते हैं, फिर ये पूरा है साउथ अंडमान, फिर उसके बाद है ये लिटिल अंडमान, इसी के बीच में है दक्कन पास, ठीक है। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है ये। उसके बाद है कार निकोबार, फिर उसके बाद है लिटिल निकोबार और लास्ट में है ग्रेट निकोबार। तो इसके क्रम में देखा जाए तो सही क्रम क्या? उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले क्या है? लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? साउथ अंडमान नंबर 1 है। लिटिल अंडमान कहाँ पे है? ये रहा, ये हो गया नंबर 2। फिर कार निकोबार ये नंबर 3 हो गया और लिटिल अंडमान नंबर 4 हो गया। तो इसका उत्तर 1 2 3 4 वाला बिल्कुल सही है। तो ये उसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। देखिए अब दादर और नागर हवेली मर्ज हो गया किससे? दमन और दीव से। तो इसका क्षेत्रफल काफी बढ़ गया है। तो इसका जो उत्तर है वो सबसे है लक्षद्वीप, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्र। तो उत्तर इसका लक्षद्वीप डी वाला बिल्कुल। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही मतलब कम से ज्यादा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? यदि इस चित्र को ध्यान से देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? इन सब में सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? चीन आता है। थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, ये 3000। और फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल। ये जो नेपाल है ना, देखिए 1751 किलोमीटर। तो यदि इसके उत्तर से देखा जाए तो सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश की, जो करीब करीब है 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चाइना, जो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान, जो 3323 किलोमीटर है। और उसके बाद है नेपाल 1751 किलोमीटर। ये सारे किलोमीटर पे। तो सबसे लंबी सीमा किसकी छू रही है भारत में? बांग्लादेश की। तो इसमें उसका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल सही होगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। 16वां प्रश्न, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैग्नीज।
तो जो इसका उत्तर है वो सी, जस्ता की सबसे अधिक कमी है। 17वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश में। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी में सबसे अधिक पढ़ लेते हैं, इसको कम लिखा है। ए बालुई दोमट, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट और डी दोमट। इसमें बालुई दोमट में सबसे अधिक, क्योंकि बालुई मतलब रेगिस्तानी मिट्टी, इसमें सबसे कम मृदा धारण करने की क्षमता होती है। एटीन प्रश्न, निम्नलिखित किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ? कम। ए बालुई दोमट, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट और डी दोमट। तो इसमें सबसे कम किस में होती है? बालुई दोमट में, क्योंकि यहाँ बालू का अंश अधिक है, तो इसमें इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य मतलब अधिकता, संचित ह्यूमस की मात्रा अधिक, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फॉस्फेट की बहुलता। तो इसमें क्या है? फेरिक ऑक्साइड की सबसे अधिक मतलब आयरन की सबसे अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपटी? ए लेटराइट, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी पीट मिट्टी। इसका उत्तर है ए लेटराइट मिट्टी। देखिए, लेटराइट मिट्टी जो मिलती है वो उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, और अधिक वर्षा होने के कारण क्या हो सकता है? चूना और सिलिका की मात्रा काफ़ी निक्षालन हो जाता है और नीचे चली जाती है, और ऊपर सिर्फ एल्युमिनियम ही बचता है। ये जो मिट्टी है किस प्रकार की खेती के लिए बहुत उपयोगी है? यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी कॉफ़ी, रबड़, चाय, मसाले आदि के लिए मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि इस प्रकार की फसलें किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की फसलें मुख्यतः लेटराइट मिट्टी में ही होती हैं। 21, निम्नलिखित में कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी, भिलाई पूर्व यूएसएसआर, सी दुर्गापुर यूके, डी बोकारो यूएसए। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? बी से बोकारो, बी से भिलाई किसने स्थापित किया था? रशिया ने। तो इसका उत्तर तो बहुत क्लियर है, डी बोकारो। राउरकेला जो जर्मनी की स्थापना से की गई थी, ये कब की गई थी? 1959 में। जो भिलाई की स्थापना की गई थी 1955 में। दुर्गापुर भी 1959 में लगाया गया था, और ये यूएसए ना होकर पूर्व सोवियत संघ से रूस के साथ बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964। 22वां प्रश्न, ये फिर से एक बार रिपीट हो गया है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगा था? ए ट्रवनकोर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्रीरामपुर में। तो इसका उत्तर क्या था? सी लखनऊ में। और एक चीज जान लीजिएगा कि जो मैंने पिछले प्रश्न में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना, उसके बाद आता है यूएसए और फिर आता है जापान। ये जो तीन देश हैं ये मिलकर वर्ल्ड के 50% कागज का उत्पादन करते हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र करता है 16.5%, जो उसका कुल योगदान। 23rd प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दे। सूची 1 में क्या है कि कौन किस नाम से जाना जाता है? ये शहर इसमें दिया है। पूर्व का बोस्टन कोयम्बटूर, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मुंबई। तो जो पूर्व का बोस्टन है किसको कहते हैं?
यदि हमको एक दो प्रश्न भी याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से इनको कर लेते हैं। जो सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं हम, बताइए जल्दी से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अच्छा नहीं याद आ रहा, चलिए मैं कर रहा हूं। जो पूर्व का बोस्टन है वो किसको कहते हैं, अहमदाबाद को। तो ए का 2। सूती वस्त्रों की राजधानी बी का 4 कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर सी का, उत्तर भारत है तो सीधा कानपुर होगा। ये तो लॉजिक यदि ये लगा लेते तो बहुत आसानी से निकल जाता। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर डी कोयम्बटूर। तो देखिए 2431, तो कहां पे है 2431। यदि इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेते तो बहुत आसानी से हो जाता कि उत्तर भारत का तो एक ही शहर है इसके अंदर कानपुर, और दक्षिण भारत का एक ही शहर है कोयम्बटूर। तो कितनी आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। उसका उत्तर, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहां स्थापित किया गया था। ए चेन्नई में, बी सिंदरी में, सी रानीपेट में और डी पोरबंदर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी रानीपेट में, है ना। 1906 में रानीपेट पे लगाया गया था। यदि हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उत्पादन करता है, नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएसए है और फिर इंडिया है। इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकंड सबसे बड़ा कंजप्शन है, मतलब सबसे अधिक कंजप्शन ये करता है। और भारत में गुजरात अकेले देश का 25% उर्वरकों का उत्पादन करता है। और 1951 में, ध्यान रखिएगा, 1951 में कहाँ पे, झारखंड के सिंदरी में किसकी स्थापना की थी, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ए गुजरात। क्यों, क्योंकि गुजरात मध्य पूर्व, ये जो गुजरात है वो क्या है, मिडल ईस्ट, यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि से बहुत पास में है यदि अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखें। और यहाँ पे रिफाइनरी भी स्थापित है। इसके अलावा ये देश का एक बड़ा तेल उत्पादक राज्य भी है, जिसमें लानोस, कालोल आदि क्षेत्रों में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस उद्योग के लिए सबसे जो आदर्श स्थान है वो गुजरात ही है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ए बिहार, बी कर्नाटका, सी केरल, डी तमिलनाडु। यदि हम बिहार में देखा जाए तो कितनी है महिलाएं, 918। कर्नाटका में करीब है 900, कर्नाटक में करीब है 973 के करीब है। केरल में हम लोगों ने अभी पढ़ा था करीब है 1084 और तमिलनाडु में 996। तो कितना उत्तर इसका सही होगा, सी केरल बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यदि इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कितनी है, 931 है, राजस्थान 928 है, हरियाणा 879 है और मिजोरम 976 है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बी हरियाणा बिल्कुल। 2011 की जनगणना के भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या मतलब जितनी गांव में रहती है, 68.8, 74.29, 72.2, 76.6। तो इसका उत्तर होगा ए, सबसे ये होगा जहां सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है। यदि हम देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए, परसेंटेज में हाईएस्ट, तो सबसे अधिक रहती है हिमाचल प्रदेश में करीब 89.9%। उसके बाद है बिहार में 88 और असम में है 85। और यदि लोएस्ट देखी जाए तो गोवा में है 37, मिजोरम में है 47 और तमिलनाडु में है 51%। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।
2011 की जनगणना 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी? 23, 35, 29, 53। इसका उत्तर होगा डी 53, जहाँ की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 7 थे और केरल के भी 7 हैं और बिहार का सिर्फ एक शहर इसके अंतर्गत आता। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? नगरीकृत राज्य मतलब जहां सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो यदि देखा जाए तो इसका जो उत्तर है वो ए बिल्कुल सही है। गोवा में करीब 62% नगरीकरण है, फिर उसके बाद मिजोरम में 52 है और तमिलनाडु में कितना है 48.8 है। लेकिन यदि हम देखा जाए तो लोवेस्ट, तो जो हमने ग्रामीण क्षेत्र वाला नहीं पढ़ा जहाँ सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, बिहार में 11 हो जाएगी और असम में 14 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आंकड़े आप बहुत अच्छी तरह, वो ये है कि जो भारत के 4 सबसे बड़े नगर हैं उसमें क्या है, सबसे बड़ा मुंबई है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद कोलकाता आता है और लास्ट में चेन्नई होता है। तो मुंबई की जनसंख्या चारों महानगरों में सबसे अधिक है।